हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के SCERT की बुक हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र का पाठ 10 पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर है 10 जिसका नाम है पुष्यभूति वंश। पिछले चैप्टर में हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था, तो इसमें अब हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में। संगम नगरी इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जानी जाती है, तो इसमें माघ के महीने में माघ मेला, कुंभ एवं महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। इसमें दूर दूर से लोग आते हैं। आज से लगभग 1400 वर्ष पहले हर्षवर्धन नाम के राजा भी यहाँ पर प्रति 5वें वर्ष आकर, यानी कि प्रत्येक 5वें वर्ष आकर धर्म सभा करवाते थे, दान करते थे। यहाँ पर वह अपनी 5 वर्ष की संचित संपत्ति का दान करते थे। गुप्त काल से लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ, जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी राजधानी थानेश्वर थी, जो कि अब अंबाला जिला है। इस वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था, जिन्होंने हूणों को उत्तर पश्चिम भारत से बाहर खदेड़ दिया था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा पुत्री राज्यश्री थी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी माना जाता है। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन स्वयं विद्वान थे तथा विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटकों नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि हर्ष ने कौन से 3 नाटकों की रचना की जो कि संस्कृत में की थी। तो कौन कौन से हैं? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित लिखा। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाणभट्ट जो है किसके दरबारी कवि थे? तो हर्ष के थे। और उन्होंने किसकी रचना की? तो बाणभट्ट ने जो है किसकी रचना की? हर्षचरित की। उन्होंने हर्ष के बारे में लिखा था। चीनी यात्री स्वेन त्यांग यानी कि ह्वेनसांग उनके शासनकाल में आया। ह्वेनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहा और उसने उस समय के भारत के बारे में लिखा था। वर्धन काल स्वेनसांग इट मीन्स ह्वेनसांग की नजर से। अब हम वर्धन काल को किसकी नजर से जानेंगे? स्वेनसांग यानी कि ह्वेनसांग की नजर से, क्योंकि उसने ही वर्धन काल के बारे में लिखा है। उस समय पर वह भारत में था। उसने भारत में 15 वर्ष बिताए थे वर्धन काल में। हर्षवर्धन एक प्रजापालक एवं उदार शासक थे, उन्होंने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी उन राजाओं ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्षवर्धन ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था के लिए उसे यानी कि भुक्तियों, प्रांतों, विषयों इट मीन्स जिलों तथा ग्रामों में विभाजित किया। उसके शासन में अपराध कम होते थे। अपराध करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। हर्ष का बौद्ध धर्म से लगाव था। उन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई। वह बहुत दानी भी थे। वह हर 5 साल में प्रयाग के मेले में दान करते थे। आइए उसके दान के बारे में पढ़ें। तो यहाँ पर कहानी है एक, जिसके थ्रू हम जानेंगे कि जो हर्षवर्धन थे वो प्रत्येक 5वें वर्ष मेले में दान करते थे। कहाँ के? प्रयाग के मेले में। हर्ष ने सभी धर्म के विद्वानों, पुरोहितों, किसानों व ह्वेनसांग को दान देने के लिए आमंत्रित किया। हर्ष ने गरीबों को भी आमंत्रित किया। अब वह कहता है कि कृपया मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करो। किसने कहा? राजा हर्ष ने। ईश्वर आपके साथ रहे हे हर्ष। तो यहाँ पर ये जो बैठे हैं, जो दान ले रहे हैं, उन्होंने ये आशीर्वाद दिया। अंत में सिर्फ एक पुरोहित बचा। कृपया माफ करें, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे कपड़ों के। इस प्रकार प्रत्येक 5 साल में हर्ष अपनी संपत्ति को विद्वानों, पुरोहितों तथा गरीबों में बांट देता। कृपया इसे ग्रहण करें। हर्ष आपकी लंबी आयु हो। मैंने कई राजा देखे पर हर्ष जैसा नहीं। मैंने कई देश देखे पर भारत देश जैसा नहीं। भारत वास्तव में महान देश है और इसकी महानता हर्ष जैसे लोगों की वजह से है। तो हमने ये हर्ष के बारे में जाना कि वो जो है प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में दान करते थे। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये है हर्षवर्धन का साम्राज्य। उस समय के यहाँ पर ये राज्य हैं। नालंदा का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हर्ष के राज्य में था। यहाँ धर्म के अतिरिक्त व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प और उद्योग की भी शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक सद्भाव था।
लोगों के विचारों में मतभेद नहीं था। xuanzang ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की तथा शिक्षण का कार्य भी किया। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद केंद्रीय शासन सत्ता छिन्न भिन्न हो गई और उत्तर तथा दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हुई। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष। तो ये था आपका पाठ, आपने इसे अच्छे से समझा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.